जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 8 है। आज की क्लास में हम लोग अपने जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, पेंडिंग टॉपिक्स हैं, वो सब के सब फिनिश कर लेंगे। क्या बचा हुआ है, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। हम लोगों ने एक मैगजिम पढ़ा था, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसमें हम लोग कह रहे थे कि वॉट यू डू नॉट हैव यू कैन नॉट गिव। जो आपके पास नहीं है वो आप दे नहीं सकते, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें हम लोग सीख रहे थे कि ऑर्डिनरली ओनली अ पर्सन हु हैज द ओनरशिप ऑफ अ गुड्स कैन ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द गुड्स, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट विच इंक्लूड्स सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अगर मर्केंटाइल एजेंट कुछ सेल कर रहा है तो ऑल्दो वो उसका मालिक नहीं है, फिर भी वो सेल कर सकता है, बट इसमें कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि उस मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए टू सेल द गुड्स, एंड ही मस्ट एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट कर रहा हो, तो फिर सेल के लिए प्रिंसिपल विल ऑल्सो बी लायबल, यानी वो सेल विल बी इफेक्टिव और उसको एक प्रॉपर मतलब ट्रांसफर ऑफ टाइटल माना जाएगा। द बायर, इसके लिए हम लोग कह रहे थे द बायर विल गेट अ बेटर टाइटल देन द विल गेट अ बेटर टाइटल, द बायर रिक्वायर्स अ बेटर टाइटल, यानी उसके पास में ओनरशिप चली जाएगी। अगला पॉइंट इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, पहला तो था सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अगर उसके पास पोजीशन ऑफ द गुड्स था या डॉक्यूमेंट थे ऑफ टाइटल विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, सेल वाज मेड बाय हिम acting in the ordinary course of business and the buyer has acted in good faith। ठीक है, फिर इसके बाद अगला था सेल बाय जॉइंट ओनर्स। हमने कहा था कि अगर दो लोग हैं जिनके पास जॉइंट ओनरशिप है, उसमें से किसी एक जॉइंट ओनर के पास में गुड्स का पोजेशन भी था, किसी एक जॉइंट ओनर के पास गुड्स का पोजेशन भी था, और वो जॉइंट ओनर जिसके पास गुड्स का पोजेशन है वो गुड्स को सेल कर देता है। बायर उन गुड्स को खरीदता है इन गुड फेथ विदाउट नोइंग दैट द सेलर डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू सेल। ठीक है, तो इन दैट केस द बायर विल गेट अ बेटर टाइटल। तो इसमें क्या होता था, जॉइंट ओनर होना चाहिए और जो सेलर है उसके पास पोजेशन होना चाहिए गुड्स का विद द कंसेंट ऑफ द रिमेनिंग जॉइंट ओनर्स। मतलब अगर तीन लोग हैं, मैंने बाइक का एग्जांपल लिया था, तीन लोगों ने एक बाइक खरीदी है मिल करके, उसमें से एक फ्रेंड के पास में बाइक पड़ी हुई है, अगर वो उसको बाइक को बेच देता है तो फिर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बोनाफाइड, यानी एज अ गुड सेल, और बायर के पास बेटर टाइटल चला जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर थे? क्या ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर थे? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन। हमने लिखवाया नहीं था ना इन दोनों पॉइंट्स को? फर्स्ट वाला लिखवा चुके हैं, वो हमने एक पैरा में लिखवाया था, आई थिंक अलग से नहीं लिखवाया था। हाँ, अलग से भी हम लोग बैठ के लिखेंगे इसको कि हाँ ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स कब कब हो सकता है। चलो, जागृति, प्रणव, प्रीति, रूपाली, सबका ये ऐसा है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट भी मैंने पढ़ाया था, उसको भी एक बार रिकैप में ले लेते हैं, विच इज सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे इसमें क्या था कि बायर ने धोखे से ले लिया गुड्स, बायर ने धोखे से ले लिया गुड्स, यानी किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो, यानी धोखे से, झूठ बोल करके, गलत तरीके से गुड्स को एक्वायर किया। अब जैसे मैंने क्या किया, से फॉर एग्जाम्पल गन पॉइंट पे तुमसे एक सामान खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन गन पॉइंट पे अब वो बिक गया है। जैसे मान लीजिए हमने आपसे गन पॉइंट पर एक महंगी सी घड़ी खरीद ली, वो थी 10,000 रुपए की। हमने तुमसे बंदूक सामने रखा और कहा कि देखो हम तो अभी 5,000 रुपए देंगे। आपने कहा अरे अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत है, रखिए सर, घड़ी भी रखिए और अपनी बंदूक भी रखिए। तो ठीक है, लेकिन अब देखो बाद में जाकर के तुम उस सेल को कैंसिल कर सकते हो ऑन द फैक्ट कि इसके अंदर में कोअर्शन यानी थ्रेट दिया गया था।
ठीक है, इस फैक्ट बेस को कैंसिल किया सकता है। अब मेरे से तुम वो घड़ी वापस ले सकते हो, लेकिन अगर उसी घड़ी को हम किसी और को बेच दें, तो वो जो पर्सन है, मैं एक बायर था जिसने गुड्स को एक्वायर किया था अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इसे किसी और को बेच दें, देन दैट बायर विल एक्वायर अ बेटर टाइटल। अब उससे आप उसको नहीं ले सकते हो, उससे आप उसको नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले की क्या गलती है? मेरे पास गुड्स का पोजीशन था, हमने उन गुड्स को खरीदा था, हमने अगर उसे किसी और को बेच दिया तो फिर द बायर विल एक्वायर अ बेटर टाइटल। ठीक है, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of goods under a contract voidable on grounds of coercion, fraud, misrepresentation या undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale. यानी a buyer will acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained the possession of the goods under a contract voidable on grounds of coercion. बायर के पास एक गुड टाइटल चला जाएगा, एक बेहतर टाइटल चला जाएगा एक ऐसे सेलर का जिसको कि पोजेशन मिला है अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए इन 3 पॉइंट्स को पहले हम लोग लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए लिखिए, हेडिंग दीजिएगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। नहीं जरूरी है, सब में ये कंडीशन है कि सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए और बायर उसको गुड फेथ में एक्वायर करे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। ऑर्डिनरली a buyer, नहीं, ordinarily a person may transfer ordinarily a person may transfer, ये हैंग हो गया तब तक हम डिक्टेट कर रहे हैं, the title of a goods may transfer the title of the goods if he is the owner of it. May transfer the title of goods if he is the owner of it. अगर वो उसका ओनर है तब, फुल स्टॉप। ट्रांसफर of title is not possible by a non-owner. इसका मैक्सिम है, इसको डबल एपोस्ट्रोफी में लिखिएगा, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। What one does not have comma he cannot give। जो एक इंसान के पास नहीं है वो उसको दे नहीं सकता है। But there are certain exceptions to it. इस चीज के कुछ एक्सेप्शंस हैं।
पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है, क्या है इसका पहला एक्सेप्शन? ट्रांसफर बाय मर्केंटाइल एजेंट। एन एजेंट में ट्रांसफर द title of goods if agent had the possession, या तो उसके हाथ में क्या था? possession of goods, if agent had the possession of goods, अगर उसके हाथ में possession of goods था, पहला। दूसरा, अच्छा नहीं, इसी में लिख लो, had the possession of goods और document of title to goods। पॉइंट नंबर बी, और क्या था? नहीं, दूसरा पॉइंट था द सेल इज मेड विद इन इट्स अथॉरिटी and in the ordinary course of and in the ordinary course of business। तीसरा, तीसरा और क्या? The buyer acquires the good in good faith। The buyer acquires the good in good faith। ठीक है, गुड फेथ में वो खरीद रहे हैं। दूसरा कौन सा केस था? दूसरा कौन सा केस था? सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर और को ओनर और को ओनर ऑफ अ गुड में, एक जॉइंट ओनर या को ओनर ऑफ अ गुड में ट्रांसफर द टाइटल if, point number A, he has the possession of goods with the permission of
remaining co-owners एंड पॉइंट नंबर बी क्या था? द बायर acquires the good in good faith without having notice that the seller is not authorized to sell. In such case, the buyer will get a better title of goods. बोले लिखने आया कि नहीं आया? देखो ये केस स्टडी में भी पूछा हुआ है, ये केस स्टडी में भी पूछा हुआ है, तो अब केस स्टडी के अंदर में भी अगर पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इसको, समझ गए? इसीलिए आपको लिखवा रहे हैं, एज इट इज आपको केस स्टडी में उतारना होगा। देखो क्या लिखोगे आप केस स्टडी के अंदर में, पहले आप ऊपर का पहला लिखोगे कि ऑर्डिनरली ऐसे होता है, फिर उसके बाद लिखोगे बट इन द केस ऑफ सेल बाय जॉइंट ओनर, फिर ऐसे, या आप पहले ऊपर का पहला लिखोगे फिर लिखोगे बट इन द केस ऑफ ट्रांसफर बाय मर्केंटाइल एजेंट। समझ गए बात को? तीसरा क्या है? सेल बाय अ पर्सन who has acquired the goods under a voidable contract. Sale by a person in possession under voidable contract. देखो मंडे से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract. When goods are acquired by the seller इस बार गुड्स जो सेलर ने एक्वायर किए थे वो कैसे एक्वायर किए थे? थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्शन यानी डरा धमका करके, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस। When the goods are acquired through fraud, misrepresentation, coercion or undue influence, comma, the seller may still transfer a better title if the goods are the seller may still transfer a better title if the goods are in possession of the seller and
द बायर acquires the good in good faith। ठीक है, क्लियर है। फिर से आपसे कह रहे हैं, जब भी इन टॉपिक्स से जुड़ी हुई केस स्टडी रहेगी तो आप उसके अंदर में हमेशा क्या करेंगे, पहले ऊपर का पॉइंट लिखेंगे। ऑर्डिनरली तो देखो ऐसा होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है। अच्छा, इसका सेक्शन नंबर भी आपको लिखवाते हैं। ऑर्डिनरली ऐसा होता है, दिस इज सेक्शन 27। ठीक है, सेक्शन 27। अब देखो, एक होता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक प्रकार से एक्सेप्शन, यानी इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रोवाइजो। तो अब इसको हम लोग कहेंगे प्रोवाइजो टू सेक्शन 27। क्या कहेंगे इसको? प्रोवाइजो। प्रोवाइजो टू सेक्शन 27। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हो गया सेक्शन 28, सेल बाय जॉइंट ओनर। पॉइंट नंबर 3 हो गया सेक्शन 29। तो पॉइंट नंबर 1 था प्रोवाइजो टू सेक्शन 27, यानी सेक्शन 27 भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दो और सेक्शन 27, मतलब सेक्शन 27 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो देखो, अगर मेरे को याद करना होगा ना, तो हम एक सेक्शन 27 याद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमको कितना कितना याद रह पाता है। जैसे एक मर्केंटाइल एजेंट भी वही हो गया सेक्शन 27, उसके बाद जॉइंट ओनर था, और फिर सेल बाय अ पर्सन इन परेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हो गया, एक हो गया 28, अगला वाला हो गया 29। फिर उसके बाद सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन परेशन देयरऑफ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए, हम आपको कल ये समझा भी रहे थे, मान लीजिए अगर मैंने आपको, मेरा एक शोरूम है, बाइक का शोरूम है, मैंने आपको एक बाइक बेच दिया, लेकिन वो बाइक फिर भी मेरे पास पड़ी हुई है। वो बाइक मेरे पास पड़ी हुई है, और वो बाइक पड़ी हुई है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, बायर की कंसेंट से। तो आप आए, आप मेरे शोरूम से एक बाइक खरीदते हैं, और आपकी ही कंसेंट से वो बाइक मेरे ही शोरूम पे पड़ी हुई है। अगले ही दिन एक और आदमी आता है और वो आकर के कहता है कि मेरे को यही बाइक चाहिए। हमने उसको बेच दिया वो बाइक, उससे भी पैसे ले लिए। अब बताइए, क्या जो सेकंड बायर था उसके पास उसकी ओनरशिप चली जाएगी? आपका मन कहेगा, एक बार, पहली बार आपका मन कहेगा नहीं, क्योंकि जब आप मेरे को बेच चुके हैं तो उसे आप किसी और को कैसे बेच सकते हैं? यस और नो? बट यहां पे लॉ कहता है कि अगर सेलर ने गुड्स को बेच दिया था, लेकिन अभी भी उसके पास में पोजेशन है उन गुड्स का, और वो पोजेशन है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, तो बायर की गलती है। बायर की गलती है, उसने उन गुड्स को सेलर के पास क्यों छोड़ा? एक तो बायर की गलती है कि उसने सेलर के पास छोड़ा, और दूसरा वाला जो बायर आया खरीदने के लिए, उसकी क्या गलती है कि हम उसको पनिश करें? उसने तो पैसे दिए, उसने गुड फेथ में गुड्स को खरीदा, तो उसकी गलती नहीं है। जो पहला वाला बायर था उसी की गलती है। तो जो सेकंड सब्सिक्वेंट बायर होगा, जो दूसरा वाला बायर था, उसके पास उसका बेटर टाइटल चला जाएगा। अब अगर आप शाम को आए और कहें कि नहीं, हमको तो वही गुड्स चाहिए, वही वाली बाइक चाहिए जो मैंने पसंद किया था, तो आप उसके ऊपर में कोई लीगल क्लेम नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन आपका एक प्रकार से आपके साथ एक धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप उसके लिए स्यू कर सकते हो सेलर को। आप कह सकते हो कि नहीं, आपने फिर गलत किया, आप उसके लिए स्यू कर दो। लेकिन दूसरे वाले बायर की कोई गलती नहीं है, उसके पास उन गुड्स की पोजीशन चली गई, ऐसा कहना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? पक्का? एवरीबडी इन द लाइव सेशन प्लीज कंफर्म, क्या ये समझ में आया आपको? ओके,
आइए पढ़ते हैं इसको। यस एवरीबडी, ओके थैंक यू। चलो देखो, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन possession thereof. If a person has sold the goods but continues to be in possession of them or of the document of title to them, he may sell them to a third person. अगर एक पर्सन ने गुड्स को बेच दिया है लेकिन उसके पास अभी भी क्या है, उसकी पोजेशन है या फिर उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो उसको एक थर्ड पर्सन को बेच सकता है। एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, यानी जो सामने वाला है वो उसकी डिलीवरी ले लेता है, and without notice of the previous sale, he would have a good title to them, although the property in goods has passed to the first buyer earlier. अब देखो यहाँ पे वही वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, फर्स्ट बायर सेकंड बायर, फर्स्ट बायर सेकंड बायर। A pledge or disposition of the goods or document of title of goods by the seller in possession are equally valid. यानी अगर मेरे पास उसकी पोजेशन थी, मेरे शोरूम में पड़ा हुआ है, हम उसे किसी और को गिरवी रख दें वो भी वैलिड है, हम उसे किसी और को दे दें या डिस्पोज ऑफ कर दें, ट्रांसफर कर दें, हर एक चीज वैलिड होगी, मानी जाएगी। बस दो कंडीशन है, वो गुड्स मेरे पोजेशन में होने चाहिए यानी सेलर के पोजेशन में होने चाहिए, या उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, और दूसरी चीज जो बायर है वो उसको एक्वायर कर रहा है इन गुड फेथ। द बायर एक्वायर्स द गुड्स इन गुड फेथ। क्लियर है बात? पक्का? Okay, now let us write down. Number 4. Sale by one who has already sold the goods but continues in possession thereof. A person who continues to have the possession of goods or document of title of goods may transfer a better title to any third person who acquires such goods under good faith and takes the, देखो उसने खरीदा और उसने पोजीशन भी ले लिया, दूसरे बायर ने खरीद करके पोजीशन भी ले लिया, मतलब अब वो सेलर के पास नहीं रह गया। अगर सेलर के पास ही पड़ा रहता तो भी एक बात होती, लेकिन अब वो सेलर के पास नहीं पड़ा रह गया, दूसरा वाला बायर उठा के ले गया। Who acquires such goods under, नहीं, who acquires such goods under goods नहीं, under good faith, under good faith and takes the possession of it. Comma, sorry, full stop. In such case, the
subsequent buyer, इसकी जगह हम सेकेंड बायर भी लिख सकते थे, acquires a better title, comma, but he should not have notice of previous sale, उसको प्रीवियस सेल की नोटिस नहीं होनी चाहिए. He should not have notice of previous sale. ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा यहां पे वो भी पॉइंट लिख लेते हैं. सिमिलरली प्लेज मतलब क्या होता है? गिरवी रखना. प्लेज और डिस्पोजिशन by a seller in possession of goods is also valid. हाँ, but he should not have, please make the correction, but he should not have the notice of previous sale, उसको previous sale की notice नहीं होनी चाहिए, यही बोलूं. he should not have notice of the previous sale. Next, sale by buyer obtaining possession before the property in goods has vested in him. अब देखो यहां पे क्या है, सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जांपल, सुनना मेरी बात को, से फॉर एग्जांपल हम आते हैं और आकर के आपसे, इस बार उल्टा है, हम आते हैं आकर के आपसे एक बाइक लेते हैं. आपने कहा कि भाई हफ्ते भर तक बाइक चला करके देखो, पसंद आए तो बताना, हाँ कर देना, ठीक है, या हफ्ते भर के बाद आना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेंगे, अगर पसंद आएगी तो खरीद लेना. यानी अभी तक बायर उसका मालिक बना नहीं था, लेकिन उस एक हफ्ते के लिए उस पोजीशन किसके पास थी? बायर के पास थी, जो उसको खरीदने वाला था. यस और नो? बायर इंक्लूड्स अ पर्सन हु परचेजेस और इज विलिंग टू परचेज ना, हु बायज और इज विलिंग टू बाय. तो यहां पे हम वही उसी नजरिए से कह रहे हैं कि उसने खरीदा नहीं था, लेकिन वो खरीदने वाला था. अब समझो, उसने बाइक ले लिया, हफ्ते भर बाद उसको खरीदना था, लेकिन 2 दिन बाद ही वो बाइक किसी और को बेच देता है. अब सोचो, खुद तो खरीदा नहीं था, लेकिन उसने किसी और को बेच दिया. क्या जिसको उसने बेचा, जिस थर्ड पर्सन को उसने बेचा, वो एक वैलिड सेल माना जाएगा? जवाब है यस. यस, हमने खुद एक्वायर नहीं किया, खुद अभी खरीदा नहीं है, लेकिन मेरे पास उस गुड्स का पोजीशन था या नहीं था? था. तो जब एक बायर के पास किसी गुड्स का पोजीशन होता है और वो उन गुड्स को अभी खरीदा नहीं है, खरीदने वाला है, तो इन दैट केस वो किसी थर्ड पर्सन को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है. शर्त वही है कि उस थर्ड पर्सन के पास इस बात की नोटिस नहीं होनी चाहिए, उसको गुड फेथ में खरीदना है, इस बात की नोटिस नहीं होनी चाहिए कि बायर के पास अभी इसको बेचने की अथॉरिटी नहीं है. ये कंडीशन है. क्लियर है बात? आइए पढ़िए, देखिए क्या लिखा है. वेयर अ बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स before property in them has passed to him, he may sell, pledge or otherwise dispose the goods to a third person, and if such person obtains the delivery in good faith and without the notice of lien या other right of original seller in respect of goods, he would get a good title to them. यहां पे क्या था? where the seller has the possession of the goods. ये था आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1.
सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। और अब अगला है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। व्हेन seller continues to have the, नहीं seller नहीं, कट कर दो इसको। when buyer obtains the possession of goods with the consent of seller, although the property has not been transferred, comma, such buyer may transfer a better title to any third person if he acquires such goods in good faith। कैसे एक्वायर करता है? If he acquires such goods in good faith and क्या? Without notice that the buyer has, या ऐसे कर लो, is not authorized। Without notice that the buyer is not authorized। ठीक है। और फिर इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल में क्या होता है? एस्टॉपल का मतलब होता है, एस्टॉपल का मतलब होता है जो आप कह चुके हो या कमिट कर चुके हो उसको डिनाई करने से रोकना, उसको डिनाई करने से रोकना। एस्टॉपल जो आपने कहा है उसके ऊपर टिके रहो, नाउ यू कैन नॉट डिनाई इट लेटर ऑन। आप कुछ कह करके बाद में डिनाई नहीं कर सकते हो, ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल होता है। ठीक है, अब सुनना इस बात को। क्या हुआ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कोई एक असेट था, मान लीजिए मुस्कान और नंदिनी, ठीक है, इन दोनों के पास में कोई एक असेट था। जैसे मान लीजिए मुस्कान का कोई एक असेट था, क्या? मुस्कान बैग, बैग बेचना है। चलिए, मुस्कान के पास में एक बहुत ही फैंसी सा बैग था, ठीक है, पर्स था। मुस्कान के पास में एक फैंसी सा पर्स था, महंगा वाला वो जो आता है, ठीक है, 3-4 हजार रुपए वाला, तो वैसा वाला एक पर्स था। और नंदिनी के पास उसको बेचने की अथॉरिटी तो थी नहीं। अब ये लोग क्या करते हैं, एक पार्टी में जाते हैं, ऐसे ही करके मुस्कान के पास सिर्फ वो पर्स है, उसके अंदर में कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो वो पर्स लेकर के जाती है, उसकी एक फ्रेंड कहती है, दूसरी एक मुस्कान की फ्रेंड कहती है, अरे वाह तुम्हारे पास पर्स तो बहुत अच्छा है। नंदिनी कहती है, अरे हाँ हाँ हमारा ही है, खरीदना है तुमको? उसकी फ्रेंड कहती है, अच्छा कितने में दोगे? कहती है, ज्यादा नहीं, बस 4 हजार रुपए।
कहती है अच्छा ठीक है बेच लो। अच्छा, ये सारी चर्चा होते हुए कौन सुन रहा था? मुस्कान। मुस्कान सुन रही थी कि नंदिनी उसी का बैग उसी की आंखों के सामने बेच रही है। लेकिन मुस्कान क्या वहां पे उस बात से मना करती है, इनकार करती है? नहीं। क्या आपने इस बात से इनकार करके आगे आके कहा कि नहीं ये इसका नहीं है, ये हमारा है? नहीं। आपकी आंखों के सामने नंदिनी ने ये क्लेम किया कि हां ये बैग उसका है, और उसने ये कहा कि हम आपको ये बैग बेच रहे हैं। बाद में जाकर के जब ये सारी बातचीत हो गई और पैसे दिए गए, अब उसके बाद मुस्कान आकर के कहती है नंदिनी आपको ये बेच कैसे सकती है बैग, ये तो है ही नहीं नंदिनी का, हम नहीं देंगे। अगले दिन ये सारी बात हो रही थी, अगले दिन इसको बैग देना था, लेकिन अब इसका मन पलट गया। अब ये कह रही है कि नहीं हम ये बैग नहीं देंगे, ये तो नंदिनी का था ही नहीं। तो जिसने खरीदा है इसकी फ्रेंड ने, वो क्या कहेगी? जब ये सारी बात तुम्हारे सामने हो रही थी तो क्या तुमने इस बात से इनकार किया? नहीं किया। तो अब आकर के क्यों इनकार कर रही हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसी को कहते हैं स्टॉपल। जो आपने एक बार, आपका चुप रहना उस स्थिति में एक तरह से आपकी एक्सेप्टेंस है कि हां आप इस बात से अग्रीड हैं कि नंदिनी उस चीज की ओनर है और वो उसको ट्रांसफर करने का हक रखती है। यस और नो? तो अगर से फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, हम हैं और आप हैं, आप मालिक हैं एक असेट के, हम उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन आपके आंखों के सामने हम कहते हैं कि ये तो मेरा है, और हम उसको इतने रुपए में बेच रहे हैं एक सामने वाले बायर को, और बायर आपकी आंखों के सामने आपकी जानकारी में वो क्लेम करता है कि अच्छा ठीक है हम इतने रुपए में खरीद रहे हैं। ये सब आपके सामने होता है और आप उस चीज से इनकार नहीं करते हैं, इसका मतलब कि आप उस सेल से अग्रीड हैं, तो बाद में आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आई ये बात कि नहीं समझ में आई? एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ए सेड टू बी अ बायर इन द प्रेजेंस ऑफ सी। ए ने किससे कहा? बी से। किसके प्रेजेंस में? सी के प्रेजेंस में। दैट ए इज द ओनर ऑफ द हॉर्स। ए कहता है हम मालिक हैं इस घोड़े के, बट सी रिमेन साइलेंट। सी चुप था। असल में सी मालिक था लेकिन सी चुप था। बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए। बी ने खरीद लिया। हेयर द बायर विल गेट अ बेटर टाइटल। अब बी के पास में एक बेटर टाइटल चला जाएगा, इवन दो द सेलर ए हैड नो टाइटल टू द हॉर्स। In case C by his own conduct is prevented from denying the A's authority to sell the horse। आपने, आपका खुद का कंडक्ट, मुस्कान आपका चुप रहना एक प्रकार का ये एक्सेप्टेंस था, ये एक अथॉरिटी थी नंदिनी के लिए टू सेल द बैग। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। एवरीबडी प्लीज गिव अ यस अगर ये समझ में आया टॉपिक तो। बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है अनपेड सेलर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, अनपेड सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल होता है, तो ये तो पढ़ चुके हैं, और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स और फिर ये चैप्टर समाप्त। ओहो, ये क्या हुआ? हेलो हेलो, हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो। स्टूडेंट्स, हेलो।
अनुराग भैया को बुलाइए।